गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम 9th क्लास में हैं। बच्चा 9th क्लास में हमारा आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है हमारे पास। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ग्रेविटेशन आज का लेक्चर अगर समझ नहीं आया तो ग्रेविटेशन चैप्टर में एटलीस्ट हम आगे नहीं चल पाएंगे। सबसे पहले सुनिएगा, आपको एक जर्नल सी बात बताता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। गाइस ये उन दिनों की बात है जब सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन का पूरा नाम है, जिसको हम न्यूटन न्यूटन बोलते रहते हैं, वो न्यूटन है, उनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन जिस टाइम गार्डन में बैठे थे, ऊपर एप्पल का पेड़ था। तो गाइस ये कहानी सबने सुन रखी है। एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरा। न्यूटन से पहले भी एप्पल नीचे गिर रहे थे, परंतु न्यूटन का दिमाग काम कर गया और उन्होंने सोचा कि आखिर एप्पल नीचे गिरा क्यों। उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा। उसके बाद उनके मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने उस टूटे हुए एप्पल को लिया, पेड़ के ऊपर चढ़े और उस एप्पल को उसी ऊंचाई से डाला जिस ब्रांच से वो एप्पल टूटा था। वहाँ से छोड़ा, एप्पल फिर नीचे आया। तो जो मिस्टीरियस पॉइंट था वो ये था कि कभी ऐसा तो नहीं है कि एप्पल के अंदर कोई सुपरस्टिशियस पावर हो। इसलिए न्यूटन ने उसी ऊंचाई पर लगी हुई किसी दूसरी ब्रांच की दूसरी एप्पल को डिसअटैच किया और छोड़ दिया। वो दूसरी एप्पल भी नीचे आई। अब न्यूटन को लगा कि इस एप्पल के पेड़ के अंदर ही कुछ अद्वितीय शक्तियाँ हैं कि इसी एप्पल के पेड़ के एप्पल टूट करके नीचे गिरते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक एप्पल के साथ जानबूझ करके छुपो करके एक स्टोन को ले गए, पत्थर, और फिर उसी एप्पल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। एप्पल और पत्थर दोनों को एक साथ छोड़ा, दोनों नीचे आए। इतनी सारी बातें, ये जो काम किया जा रहा है, पहले न्यूटन देख रहा है, फिर न्यूटन कर रहा है। दैट मीन्स वेन एवर वी स्टार्ट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी देन दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सपेरिमेंट। गाइस एक्सपेरिमेंट कर रहा है न्यूटन। और उसके बाद न्यूटन ने कंक्लूजन दे दिया। और क्या कंक्लूजन दिया? बाद में बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास था, उन सारे ऑब्जेक्ट को लेकर के न्यूटन ने प्रैक्टिकल करके देखा कि किसी भी वजन वाली बॉडी को अगर आप अर्थ के ऊपर से छोड़ोगे तो वो सारी बॉडीज अर्थ के सेंटर की तरफ आएगी। तो न्यूटन ने क्या कंक्लूजन दिया? न्यूटन ने कंक्लूजन दिया, ईच एंड एवरी फ्रीली फॉलिंग बॉडी दोज हैव द मास, if they are allowed to fall freely on the surface of earth then they must reach at the ground। वो पक्का अर्थ के ग्राउंड की तरफ आएंगे, because it is the center of earth which start to attract the massive body towards themselves। ये अर्थ का केंद्र बिंदु है जो हर गिरती हुई बॉडी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गाइज आकर्षित करता है, दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच ईच एंड एवरी मासिव बॉडी विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। एक तो गिरने वाली बॉडी है और दूसरी बॉडी का काम किसने किया? अर्थ ने किया। एंड लेटर द पीपल विल स्टार्ट टू शे द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फेनोमिना इज ग्रेविटी। Gravity is the process due to which apple move there and the force which is called as gravitational force is there। तो आई होप गाइज आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। अब अगर अर्थ नीचे है तो अर्थ को नीचे और बॉडी को ऊपर माने या दोनों को यूँ माने, देन सेम इश्यूज आर देयर। अब हमने ये माना है कि सपोज बच्चा फर्स्ट बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। लिखा भी गया है m1 and m2 be the mass of body first and second, r be the distance between the two bodies, f be the force between the two bodies। अब ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि जब कभी भी दो बॉडी जिनके अंदर मास है, अगर वो दोनों बॉडी एक दूसरे के नज़दीक लाई जाएंगी तो उनके अंदर फोर्स जनरेट होगा। अब मामला ये है कि अगर बॉडी बहुत ज़्यादा भारी हैं तो ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा और बॉडी अगर हल्की हैं तो कम फोर्स जनरेट होगा। इसका मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बोथ द बॉडीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दोनों बॉडीज़ के मास पर। और दोनों बॉडीज़ के बीच की जो दूरी है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप एक दूसरे से दूर होते हुए चले जाएंगे तो बाइंडिंग कैपेसिटी का फोर्स ख़त्म हो जाएगा। आज कहना बहुत ईजी है
कि बेटा चेयर पे बैठ जाओ, एंड यू आर इजीली कैपेबल टू सिट ऑन द चेयर। बट रियली गाइज, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप चेयर से बहुत दूर होते हुए चले जाए, बहुत दूर, ये नीले आसमान से भी दूर, और उस वक्त अगर हम आपसे कहें कि चेयर पे बैठ जाओ या आप चेयर पर बैठने की कोशिश करो, तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। नाइदर यू आर कैपेबल नॉर यू सिट, कुछ नहीं हो सकता। ना तो आप बैठने की कोशिश कर सकते हैं, ना ही आप बैठ पाएंगे। कारण, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आर बहुत ज़्यादा बढ़ने से और फोर्स खत्म हो गया। इन दोनों को कंबाइंड करूं, F और F को, तो F आ गया, इस साइन की जगह पर ये आ गया, M1 M2 ऊपर और R² नीचे। इसको हटा करके ये रूल है, ये साइन एक स्टेप से ज़्यादा नहीं चलेगा, तुरंत इसकी जगह पर इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हमने इसकी जगह पर इज इक्वल टू लगा दिया, और कैपिटल G इज द कांस्टेंट। ध्यान से सुन लो, कैपिटल G इज द कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर एक बात पीछे से आती है, इट वाज हेनरी कैवेंडिश, नाम मत भूल जाना गाइज, हेनरी कैवेंडिश 1669, ये बंदा था हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने यहाँ पर कैपिटल G के ऊपर काम किया। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 by R², दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स ड्यू टू विच एनी टू मासी बॉडी स्टार्ट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। और गाइज उसके बाद ये फॉर्मूला निकल गया। न्यूमेरिकल्स में अगर कहीं कोई चीज़ आएगी तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। अब बात आती है कि G का क्या करेंगे। G की वैल्यू या G पर फाइंड आउट करने से पहले हम बात कर लेते हैं। हमने मान लिया ऐसा कि सपोज M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, हमने मान लिया कि लगभग दोनों बॉडीज़ का मास बराबर है। और F, अगर यही फॉर्मूला देखें तो F इज इक्वल टू GM by R² आ गया। आप किस पे बात करना चाह रहे हैं? आप बात करना चाह रहे हैं कैपिटल G पे। तो बच्चा इस फॉर्मूला से कैपिटल G एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ। तो कैपिटल G इधर, R उधर जाएगा, तो F इंटू R² अपॉन M1 इंटू M2, और M1 इंटू M2 दोनों M है, और M और M M²। तो कह रहे हैं कि कैपिटल G की वैल्यू याद रखें 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² आएगी, पक्का आएगी ऐसी। नाउ अगेन द इश्यू इज देयर, 1 मार्क्स का फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है यहाँ पर कि आखिर कैपिटल G की ये यूनिट कैसे आई या कहाँ से आई। तो सिंपल सी बात है, आप एक बात लिखिएगा, वी नो, आपको पता है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। कैपिटल G का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल G इज इक्वल टू N इंटू M² अपॉन kg²। क्यों आया? ऊपर देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, R मीटर स्क्वायर में, मास का स्क्वायर, मास kg में मेजर किया जाता है, तो kg का स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। हेंस द गाइज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² गिवन बाई हेनरी कैवेंडिश। अब उसके बाद एक बात आती है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस है, ग्रेविटेशन फोर्स के या ग्रेविटेशनल फोर्स के या ग्रेविटेशनल लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो गाइज नेचर में जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना, वो सब लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के कारण है। लाइक ऑल द बॉडीज बाइंड विद ईच अदर एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण चीज़ें बंधी हुई है। लाइक ब्लू स्काई विद अर्थ, सन विद अर्थ, अर्थ विद सन, मून विद अर्थ और अर्थ विद मून। आप समझ गए ना चीज़ों के बाइंड होने का। ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही संभव हो पाई है। फिर कह रहा है मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, अभी बोला गया है मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट आर डन विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर कह रहे हैं चेंजिंग द सीजन, बात वही आ गई, प्लैनेट चेंज करेंगे तो सीजन बदलेंगे। चेंजिंग द सीजन इज एज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉलिंग ऑफ रेन आर आल्सो एज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे बड़ी बात गाइस, ब्लोइंग ऑफ एयर, हवा का या विंड का ब्लो करना, दैट आर आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ ए ग्रेविटेशनल फोर्स। गाइस दिस इज होल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रेविटेशंस। ये ग्रेविटेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।